नमस्कार। आज हम जानेंगे प्रसूति के बाद हमें क्या क्या ख्याल रखना है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि गर्भावस्था में माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो बहुत सारी चीज़ों का उठना बैठना खाना, यह चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं लोग। किंतु जब प्रसूति हो जाती है तो लोग ऐसा समझते हैं कि अब तो सब ठीक हो गया है, तो अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर हमारे हिसाब से जितनी सावधानी हम प्रसूति के दौरान रखते हैं, उतनी ही सावधानी हमें प्रसूति के बाद भी रखनी ज़रूरी है। यह माँ और बच्चे दोनों की तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक है। तो उसको हम ऐसे समझेंगे कि प्रसूति के बाद तुरंत क्या ध्यान रखना है, और दूसरा, प्रसूति के बाद जब तक हम बच्चे को स्तनपान कराते हैं तब तक हमें और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो सर्वप्रथम तो जब भी प्रसूति हो जाती है तो माँ थकी हुई होती है, कमज़ोर लगती है, तो उस वक्त तो हम कहते हैं कि हो सके उतना जल्दी बच्चे को स्तनपान के लिए देना है माँ को। उसमें हम कहते हैं कि ज़्यादातर तो हमारे यहाँ जब भी बच्चा निकलता है, डिलीवरी होती है, तब तुरंत ही डिलीवरी के बाद माँ के स्तन पे ही बच्चे को रख दिया जाता है, और उसके बाद बच्चे को साफ़ करने का और बाकी सब क्रियाएं की जाती है। तो जितना आप बच्चे को जल्दी स्तनपान देंगे, उतना जल्दी माँ को दूध आएगा और बच्चा भी जल्दी दूध पीना सीखेगा। तो यह अति आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी के बाद, प्रसूति के बाद 1 घंटे में बच्चे को स्तनपान कराना है। उसके बाद माँ को ज़्यादातर 1 या 2 घंटे तक डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ की निगरानी में रखते हैं। उसके बाद उनको जब रूम में शिफ्ट करते हैं, तब जो ज़रूरी बातें हैं जो आपको और सभी संबंधियों को ध्यान में रखनी है, वह है कि अगर कुछ भी ज़्यादा रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग होता है तो तुरंत वहाँ के स्टाफ या डॉक्टर को कहना ज़रूरी है, उनको सूचना देना ज़रूरी है। उसके बाद आपको खाने के लिए क्या क्या ध्यान रखना है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप वह प्रसूता को सब कुछ खाना दे सकते हैं, और अगर सिजेरियन से डिलीवरी हुई है तो जब तक डॉक्टर ना बोले तब तक मुंह से कुछ नहीं देना है। और जब डॉक्टर बोलते हैं खाने के लिए, अगर वह प्रसूता को डायबिटीज़ या ऐसा कुछ नहीं है तो उनको आप जब डॉक्टर बोलते हैं उसके बाद सब कुछ खाने के लिए आप दे सकते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं है। ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि डिलीवरी या ऑपरेशन के बाद खट्टा खिलाने से कुछ स्त्री को टाँके में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट खट्टी चीज़ों में, नींबू पानी में, ये सब चीज़ों में विटामिन सी का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा होता है, और उससे स्टिच यानी कि जो टाँके हैं वो जल्दी अच्छे होते हैं, हीलिंग अच्छा होता है। और उनको बैलेंस डाइट डिलीवरी के बाद देना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत बार लोग ऐसा समझते हैं कि बच्चे को दूध पिलाया, उसके बाद बच्चा रोया तो बोलेंगे कल क्या खाया था माँ ने, तो आज वो नहीं खिलाना, नहीं तो बच्चे को इसकी वजह से गैस हुआ। तो ज़्यादातर चीज़ें ऐसा सोच सोच के माँ की सब चीज़ें बंद कर देते हैं खिलाने में। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को गैस का होने का कारण सिर्फ एक ही है कि बच्चा जब माँ के स्तन पे से दूध पीता है तो वो खींचेगा ऐसा, तो उसकी वजह से उसके 2 साइड से हवा जाएगी पेट में, और उसकी वजह से गैस होता है, ना कि माँ ने कुछ खाया उसकी वजह से बच्चे को गैस होता है। इसलिए माँ का ये कोई भी खुराक बंद कराना नहीं है, सिवाय कि डॉक्टर ने कहा हो कि उनको ये नहीं चलेगा। तो माँ को सब खाना दीजिए। दूसरी चीज़ कि बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है डिलीवरी के बाद, उसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ। पर पहले आपको ये समझना है कि डिलीवरी के इमीडिएट बाद हमें क्या और सावधानी बरतनी है। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो ध्यान रखेंगे कि पैर खुले करके, बहुत लोग जो पलाठी लगा के बैठते हैं वैसा नीचे टाँका आया है तो नीचे के भाग में तो वैसे नहीं बैठना है। जब भी बच्चे को भी दूध पिलाएंगे, या तो आप पैर लंबा रखेंगे और अपने गोद में 2 तकिया लेंगे और फिर उस पर बच्चा रख के बच्चे को स्तनपान कराएंगे।
या तो फिर लेटे लेटे भी माँ बच्चे को स्तनपान करा सकती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप स्तनपान कराते हो तो अपने बच्चे का सर ऊंचा रहना चाहिए अपने बाकी बॉडी से, और दूसरा बच्चे का सर कभी भी पकड़ना नहीं है स्तनपान के दौरान, जिससे कभी भी बच्चे का नाक दबता है तो बच्चा अपना मुंह घुमा सकता है। माँ का पेट और बच्चा का पेट एक दूसरे से एकदम लगा होना चाहिए, तो बच्चे को अच्छी तरह दूध आएगा और बच्चा माँ के हो सके उतना पास रहना चाहिए। तो यह ज़रूरी है माँ का पोस्चर कि टटार बैठना है, गोदी में 2 तकिया लेना है, या फिर लेटे लेटे माँ दूध पिला सकती है, वरना माँ को कमर का दर्द शुरू हो जाता है। अभी डिलीवरी के बाद कम से कम हम बोलते हैं कि 2-3 घंटे में पेशाब ना हो तो डॉक्टर को या स्टाफ को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। और सीजरियन में तो वो नली ही रखी होती है पेशाब की, उसमें पेशाब दिखता ही रहता है, पर जब 24 घंटे के बाद वो नली निकालते हैं तो उसके बाद पेशाब होता है बराबर, वो देखना ज़रूरी है। ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी के बाद 24 घंटे के बाद संडास होता है, पर सीजरियन सेक्शन का ऑपरेशन हुआ हो तो उसके बाद माँ को संडास 48 से 72 घंटे के बाद भी होता है। पर उसके दौरान यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि पेट फूलता या पेट टाइट होता है और दर्द होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होता है। एक दिन में डिलीवरी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार कपड़ा बदलना पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं बदलना पड़ता है। अगर उससे ज़्यादा बदलना पड़ता है तो आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि डिलीवरी के बाद ऐसा किसी को पेट बड़ा रह जाएगा, या किसी को ऐसा लगता है सीजरियन ऑपरेशन किया है तो पेट पे बेल्ट यानी पाटा बांधते हैं, तो यह बेल्ट भी बांधना नहीं है। उसका मुख्य रीज़न यही है कि अगर डिलीवरी के बाद औरत का पेट बड़ा लगता है तो उसका कारण है कि जो पेट में बच्चा था उसकी वजह से पेट खींचा है, पेट के स्नायु खींच गए हैं और बड़े हो गए, लूज हो गए हैं। तो वह हमारे यहाँ डिलीवरी के बाद की कसरत जो सिखाते हैं उसमें वो नॉर्मल हो जाता है। वह बेल्ट बांधने से नॉर्मल नहीं होगा, पर बेल्ट बांधने से ज़्यादा नुकसान होता है। तो बेल्ट बांधने से क्या होता है कि किसी को ऐसे हम सांस लेते हैं तो छाती भी फूलती है और पेट भी फूलता है, तो बेल्ट टाइट पहनने से वह पेट फूलता नहीं है। उसकी वजह से उनके ब्रीदिंग में माँ को प्रॉब्लम होता है, माँ की पूरी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलता है और उसकी वजह से माँ का जो स्तनपान में जितना दूध आना चाहिए वह भी कम हो जाता है। अभी बहुत लोगों को ऐसा होता है कि क्या करें तो स्तनपान में दूध जल्दी आएगा, कैसे आएगा, वो दबा के देखते हैं। हम सबको ऐसा बोलते हैं कि कभी भी दबा के नहीं देखना है, क्योंकि दबा के देखने से बहुत बार मालूम नहीं चलता है कि इतना जल्दी आता है कि नहीं। पर बच्चा जब छाती पे बच्चे को लेते हो, बच्चा दूध पीने के बाद 2 घंटा सो जाएगा अच्छी तरह, तो उसका मतलब है कि बच्चा भूखा नहीं रहता और बच्चे को दूध बराबर आता है। अगर बच्चा पूरे दिन में यानी 24 घंटे में, आज सुबह को 8 बजे से कल सुबह को 8 बजे तक अगर कम से कम 6 बार यूरिन पास किया बच्चे ने, और वह डार्क येलो नहीं है, हल्का सा येलो है, पीला रंग का है, तो उसका मतलब कि बच्चे का पेट बढ़ता है, माँ को दूध बराबर आता है। फिर भी हम कहते हैं कि अगर आपको चिंता है तो आप अपने डॉक्टर को बताइए, उसके लिए स्पेशल अच्छी सादी दवाई आती है, वह भी आपको वो देंगे जिससे माँ का दूध जल्दी आ सकता है। उसके अलावा बहुत लोग जो शतावरी देते हैं, फिर सुआ देते हैं, वह सब आप सब दे सकते हैं। पर इतना ध्यान रखिए कि डिलीवरी के बाद कभी भी फैट की ज़रूरत यानी ज़्यादा घी डाल के देना है, उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर वह ज़्यादा घी तेल का इस्तेमाल किया तो जो फैट जमा होगी, जो चर्बी औरत के शरीर पे, स्त्री के शरीर पे जमा होती है,
वह निकालने में बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। प्रसूति के बाद डाइट में, खुराक में हमें ध्यान रखना है, जो फ्रेश है, हेल्दी है, घर पे बनाया हुआ है वह खाना देना है। खाने में एक वक्त अगर हमने सब्जी दी है तो दूसरे वक्त शाम को उनको देना है हमें, या सब बीन्स यानी मूंग, चना ऐसा, या फिर नॉन वेजिटेरियन है तो शाम को नॉन वेज या अंडा दे सकते हो। एक वक्त सब्जी गई तो दूसरे वक्त प्रोटीन जाना ज़रूरी है, और सुबह को जब नाश्ता करेंगे उसमें भी प्रोटीन जाना ज़रूरी है। प्रोटीन किस प्रसूति के बाद ज़्यादातर प्रोटीन की ज़रूरत, कैल्शियम की ज़रूरत, आयरन यानी लोह तत्व की ज़रूरत बहुत बढ़ जाती है स्त्री के शरीर के लिए यह, और कैलोरीज खाने में जो मिलती है उसकी ज़रूरत भी बहुत बढ़ जाती है। पानी, लिक्विड ज़्यादा लेना है। तो प्रोटीन किस में से मिलेगा? तो प्रोटीन मिलेगा दूध की सभी बनावट में से, फिर मूंग, चना, दाल, नॉन वेज, अंडा, ये सब चीज़ों से प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। फिर 2 प्रकार के फल जो भी हमारे घर में आते हैं वह खाने हैं, और रोज़ खाने में सलाद भी लेनी ही है। जो सलाद हम, जैसे जो सब्जी हम कच्ची खा सकते हैं, ककड़ी है, टमाटर है, वो वैसे भी वो लेने ज़रूरी है। यह सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरा कि जब भी प्यास लगती है तुरंत पानी पी लीजिए, क्योंकि इतना समझिए कि करीबन 1 लीटर पानी तो बच्चे के दूध में ही जाएगा। उसके बाद माँ को जो ज़रूरी है 1.5 लीटर के जितना पानी ज़रूरी है। तो जब भी प्यास लगे पानी पीते रहिए, पानी कम मत पीजिए। पानी कम पीने से डिलीवरी और प्रसूति के बाद पेशाब की जगह पे इन्फेक्शन हो सकता है। अभी हमने जो ब्लीडिंग की बात की, तो ब्लीडिंग में हमें समझना ज़रूरी है कि यह सामान्य रक्तस्राव पहले हफ्ते थोड़ा लाल रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन आता है जाता है, उसके बाद ऐसा रहेगा, बाद में चिकना लाल और पीला होने लगेगा। 1.5 महीने तक यह चिकनापन रहता है, बाद में वह चला जाता है। पर ज़्यादा रक्तस्राव हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें। अगर वहाँ से जैसा पस जैसा पीला डिस्चार्ज हो रहा है, जिसमें स्मेल आ रही है, बुखार आ रहा है औरत को, प्रसूता को, तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना ज़रूरी है। अभी हम टाँके के बारे में देखेंगे। तो जब नॉर्मल प्रसूति होती है तो उसमें नीचे जो स्टिचेस होते हैं, ज़्यादातर उसमें क्या होता है कि डॉक्टर जैसे कहते हैं हर टाइम बाथरूम में जाएंगे, वह धोना है, साबुन और उसको क्लीन रखना है। वह डरना नहीं है कि वहाँ पानी लगाएंगे, साबुन लगाएंगे तो खराबी होगी, बिल्कुल खराबी नहीं आएगी। इनफैक्ट वह ज़्यादा क्लीन रहेगा और ज़्यादा उसमें उसका जो हीलिंग होता है वह जल्दी होगा, और वह टाँके में इन्फेक्शन भी नहीं होगा। और दिन में कम से कम 3 बार जो डॉक्टर ने लिखा है वह मलहम होता है, वह स्टिच पे लगाइए, जिससे स्टिच में हीलिंग जल्दी होगा। अभी पेट पर अगर सीजर हुआ है तो सीजर के लिए भी यह कहते हैं कि डॉक्टर ज़्यादातर वह पेट की पट्टी 5-1 दिन रखते हैं, उसके बाद निकाल भी देते हैं। तो इतना ज़रूरी है कि यह पट्टी ज़्यादातर वाटरप्रूफ होती है, तो आप 2-3 दिन से सीजर ऑपरेशन के बाद भी नहा सकते हैं, उस पे साबुन लगा सकते हैं, पेट पर भी, उस पे डरने की कोई बात नहीं है। और जब भी आपको दूसरा ध्यान यह रखना है कि नीचे जो स्टिच है नॉर्मल डिलीवरी के बाद आए, उसमें बैठने उठने में दर्द रहेगा, और जब हम बैठेंगे तो यह स्टिच पे जब दबाव आता है तो दर्द होता है, वह सामान्य है, हल्का दर्द सामान्य है। पर बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द हो तो कभी कभी टाँके में इन्फेक्शन हो गया हो तो उसकी वजह से हो सकता है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर के संपर्क कर लीजिए। यह स्टिच को लिए आप एक बड़ा सा टब लीजिए, उसमें गर्म पानी डालिए और उसमें भी बैठ के यह स्टिच का नीचे जो है हमारे स्टिच आए हुए वो उसको गर्म पानी के सेक से भी अच्छा लगता है और उसका हीलिंग जल्दी होता है। अभी दवाई के बारे में हम देखेंगे तो डिलीवरी के बाद अगर कुछ ज़रूरत है
तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दवाई लिखी है, तो जितने दिन की लिखी है वह पूरा कोर्स ख़त्म कीजिए। एंटीबायोटिक का डोज अधूरा रखने से टाँके में भी तकलीफ आ सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। पेन किलर जो दर्द कम करने के लिए गोली जैसे बताई है वैसे वह भी नियमित रूप से लीजिए। दूसरी बात यह बहुत ही ज़रूरी है कि बहुत लोगों को क्या करते हैं कि आयरन और कैल्शियम और विटामिन की गोली जो गर्भावस्था के दौरान दी है वह प्रसूति के बाद ज़्यादातर लोग बंद कर देते हैं, पर यह गलत बात है, क्योंकि यह डिलीवरी के बाद, प्रसूति के बाद औरत को कैल्शियम और विटामिन और लोह तत्व की अभी भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब तक आप अपने बच्चे को स्तनपान कराएंगे तब तक आपको कैल्शियम, विटामिन और आयरन यानी कि लोह तत्व की गोली लेना ज़रूरी है, वरना वह माँ के शरीर में उसकी डेफिशिएंसी रह जाती है। बहुत स्त्रियों को प्रसूति के बाद स्नायु में या फिर कमर में दर्द रहता है, तो उन लोगों को हम बोलते हैं कि आप मसाज करा सकते हैं। पर मसाज जो कराना है वो ध्यान से अच्छे ट्रेन व्यक्ति के पास कराना है। आप उस पर ऑलिव ऑयल और विटामिन ई का कैप्सूल डाल के या नारियल तेल से भी मसाज करा सकते हैं। और उसके बाद ठंडी के सीज़न में क्या करते हैं कि कोई नीचे से अपने खटिया के नीचे से थोड़ा हीटर या सेगड़ी जो कोयला जला के करते हैं वह भी आप कर सकते हैं। पर इतना सिर्फ ध्यान रखना है कि सीज़र जिनका हुआ है उन लोगों को 3 महीने तक कोई वज़न नहीं उठाना है और 3 महीने तक पेट पे मसाज नहीं करना है। दूसरा जो ध्यान रखना है कि डिलीवरी के बाद बहुत लोगों को प्रश्न होता है कि अभी जातीय संभोग का क्या कब तक करना है। तो ध्यान रखिए कि प्रसूति के 2 महीने तक अपने पति के साथ, अपने पार्टनर के साथ जातीय समागम करना नहीं है। और 2 महीने के बाद ध्यान रखिए कि कभी भी बच्चा डिलीवरी के बाद रह सकता है, चाहे मासिक नहीं भी आया हो तभी भी रह सकने की संभावना है, दूसरा बच्चा, दूसरी प्रेगनेंसी। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा 1.5 से 2 महीने का हो, उसके दौरान ही आप अपने डॉक्टर से 2 बच्चे के बीच में 3 साल का अंतर रखना ज़रूरी है। तो वो स्पेसिंग के लिए गर्भ निरोधक साधन यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव क्या इस्तेमाल करे वह सलाह लेना ज़रूरी है। और बच्चा 1.5 से 2 महीने का हो तभी से वह कॉन्ट्रासेप्टिव साधन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उसमें इंजेक्शन भी आ सकता है जो हर 3 महीने पे लग सकता है, या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स यानी यह गोली आती है जो आपको रेगुलर लेनी है, या तो फिर कोई बोलता है कॉपर टी, कोई बोलता है आंकड़ी, वह भी स्त्री की बच्चेदानी में यानी गर्भाशय के अंदर रख सकते हैं, जिसकी वजह से वह 3 साल की भी आती है, 5 साल की भी अवधि की आती है और 10 साल की भी आती है। तो आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप वह भी रख सकते हैं डॉक्टर के पास जाके, वह भी बहुत ही अच्छी और सेफ होती है, उससे कोई खतरा नहीं है। पर हाँ, ज़रूरी है कि जो ट्रेंड प्रॉपर डॉक्टर है उनके पास जाके वह रखवाइए, जो अनुभवी डॉक्टर है उनके पास जाके रखवाइए, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों की गलत मान्यता है कि आंकड़ी रखने से शरीर फूल जाता है, मोटापा आता है, कोई सूख जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, यह आंकड़ी की वजह से किसी को यानी 100 में से 2 या 3 औरत को अगर उनकी प्रकृति को यह आंकड़ी यानी कि कॉपर टी नहीं पाई तो उनको ज़्यादा रक्तस्राव यानी कि मासिक आता है, और वह मासिक
फिर कंटिन्यूअस चालू रहता है, आपके डॉक्टर देख लेंगे और उनको लगता है कि अगर आकड़ी ये उनको सूट नहीं हो रही है तो वह निकालने में भी सिर्फ 2 मिनट ही लगती है। तो उसके लिए कोई डरने की बात नहीं है और यह बहुत ही कम औरत को यह साइड इफेक्ट होती है। ज्यादातर औरत को यह आकड़ी सूट ही होती है, तो आकड़ी के लिए डरने की बात नहीं है। या फिर अगर आपके पति कंफर्टेबल है तो वह निरोध का यानी कि कॉन्डोम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यह ज़रूरी है कि आप मासिक आने की राह नहीं देखनी है। बच्चा 2 महीने का जब तक नहीं होता तब तक जातीय समागम नहीं रखना है, और जब भी जातीय समागम रखना है 2 महीने के बाद, उससे पहले से ही आपको गर्भ निरोधक साधन का इस्तेमाल शुरू करना ज़रूरी है। यह हुई आपको गर्भ निरोधक साधन की बात, पर अभी ज़रूरी है कि आप बच्चे को जो स्तनपान करा रहे हैं उनको हम बोलते हैं पहले 6 महीने तक बच्चे को ऊपर का कुछ भी देना नहीं है। 6 महीने सिर्फ माँ का दूध ही देना है। 6 महीने के बाद आप दूसरा जो भी ऊपर का खाना है वह देना शुरू कीजिए। माँ का दूध सबसे उत्तम आहार बच्चे के लिए होता है। अगर कोई माँ वर्किंग है, उनको जॉब पे जाना है, तभी भी वह माँ अपना ब्रेस्ट का स्पेशल ब्रेस्ट पंप आता है, उससे वह दूध सुबह को निकाल के रख के जा सकते हैं कटोरी में। वह कटोरी भी स्वच्छ धुली हुई और उबाली हुई चाहिए, कटोरी और चमची उसमें रख के जा सकते हैं, और वह फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं, और वह भी उनको 1 हफ्ते तक वह दूध भी स्टोर किया हुआ बच्चे को चल सकता है। तो इतना ध्यान रखिए कि अगर माँ को कहीं जॉब पे भी जाना है, कहीं बाहर भी जाना है, तो उसके लिए भी बच्चे को ऊपर का दूध शुरू करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर हम बोलते हैं कि कम से कम 3 महीने तक तो माँ को अपना बच्चे के साथ रहना ही रहना है, क्योंकि जब एक माँ का ध्यान आजू बाजू जाएगा, अपने जॉब पे जाएगा, स्ट्रेस आएगा, चिंता आएगी, तो उसकी वजह से उनका स्तन का जो दूध आने का प्रमाण है वह कम होने लगता है स्ट्रेस की वजह से। इसलिए पहले 6 महीने तो अभी सरकार ने भी नियम किया है कि जो गर्भवती औरत है उनको 6 महीने की छुट्टी दी जाती है बाद में, प्रसूति के बाद। तो इतना ध्यान रखिए कि अगर हमें गर्भावस्था में कोई छुट्टी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तब तक छुट्टी मत लीजिए, और प्रसूति के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तब तक अपने बच्चे के साथ रहिए, बच्चे को फीडिंग दीजिए, और सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, आप घूमना फिरना तो दूसरे दिन से शुरू ही कर दीजिए, सोते रहने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, प्रसूति के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप हल्की एक्सरसाइज अपनी बॉडी की शुरू कर दीजिए, हाथ की, पैर की, जिसको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। और दूसरा, पेट और कमर, वो दोनों के लिए ज़रूरी है एक्सरसाइज, क्योंकि पेट के स्नायु जो रिलैक्स हो गए हैं वो गर्भावस्था में, जिसकी वजह से स्त्री का पेट बहुत ज़्यादा दिखता है, वह सिर्फ और सिर्फ पेट के और कमर के स्नायु की कसरत के बाद ही नॉर्मल होंगे। और यह कसरत हम रेगुलर हमारे दर्दी को तो सिखाते हैं, फिर भी आपको अगले एपिसोड में हम यह कसरत कौन सी करनी है प्रसूति के बाद उसका एक वीडियो रखेंगे। अभी दूसरा जो ज़रूरी है वह नींद। ज़्यादातर क्या होगा कि डिलीवरी के बाद बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा दिन को सोता है और रात को जगता है, इसके लिए माँ की नींद पूरी नहीं होती है। तो उसमें भी ध्यान यही रखना है कि बच्चा जब उठता है दूध पिलाओ,
उनको दूध पीने के लिए 2-2 घंटे पे उठेगा, तो दूध पिलाने के बाद उसको क्लीन करके सुला दो और आप भी सो जाइए। जब तक हो सके तब तक अपनी नींद पूरी कीजिए। अगर कभी लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है, बच्चा ज़्यादा रो रहा है या कुछ बच्चे के साथ केयर करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपने जो भी सगे संबंधी है उनका मदद लीजिए, जिससे आपकी नींद अच्छी तरह पूरी होगी। और इतना समझना ज़रूरी है कि डिलीवरी के बाद बच्चा 3 महीने तक ज़्यादातर रात को जगेगा, दिन को ज़्यादा सोएगा और बच्चा ज़्यादातर 22 घंटे सोता है, बीच बीच में दूध पीने के लिए उठेगा। तो रात को जगने की तैयारी आपको 3 महीने तक रखनी है और उसमें आप अपने पति का या फिर कोई भी संबंधी की मदद भी ले सकते हो जो आपको मदद कर सकते हैं। पर बच्चा अच्छी तरह बाद में रात को सोए, उसके लिए ज़रूरी है बच्चे को भी ज़रूरी कैल्शियम और विटामिन D3 के जो ड्रॉप आपके डॉक्टर लिख के देते हैं वो दीजिए। और कुछ ऊपर का देने की पहले 6 महीने तक बच्चे को ज़रूरी नहीं है। और बच्चे का रसीकरण भी आप डिस्चार्ज के वक्त ही आपके डॉक्टर से पूछ लेना है और आपको फाइल दे देंगे बच्चे के लिए भी रसीकरण में क्या करना है और मैंने बच्चे के लिए क्या ध्यान रखना है उसका भी आगे एक वीडियो बनाया है। उसमें भी आप यह उसको कब कब रसीकरण करना है वो सब उसमें कहा है, तो वह आप उसमें देख लीजिएगा। दूसरी जो बात है कि जब आप बच्चे को दूध पिलाने के लिए बैठेंगे तब आपका मन शांत होना चाहिए। एकदम शांति से अपने बच्चे को देखिए, बच्चे को प्यार कीजिए, आधा ग्लास शांति से पानी पीजिए और अच्छा सोचिए, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाने के वक्त आपके मन में टेंशन होगा कि अभी मेरा दूध ज़्यादा नहीं आएगा, बच्चा भूखा रहेगा या ये काम बाकी है वो काम बाकी है। अगर ऐसा स्ट्रेस लेंगे तो उसकी वजह से जो दूध की धार निकलनी है स्तन में से वह नहीं निकलेगी और बच्चा भूखा रह सकता है। इसलिए इतना ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी आप अपने बच्चे को स्तनपान कराते हैं आपका पूरा ध्यान अपने बच्चे में होना चाहिए, बाहरी चीज़ों में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। दूसरा, आपको समय समय पे मेडिटेशन यानी आंख बंद करके ओम उसका भी करना है उच्चारण। आंख बंद करके सांसों पे ध्यान केंद्रित करना, वह भी दिन में 10 मिनट करना है। ओमकार जो बोलते हैं वह दिन में कम से कम 10 मिनट करना है। जब भी थोड़ा वक्त मिलता है आंख बंद करके रिलैक्स होके सो जाइए और अपना पूरा पैर से लेके हाथ, कमर, गर्दन, पेट और अपने मस्तिष्क को शांत कीजिए। यह भी बहुत ज़रूरी है। इतना कहा जाता है कि जो माँ स्ट्रेस लेती है ना उनको ही दूध या कम आता है, बाकी जो रिलैक्स रहते हैं उनको दूध अच्छा ही आता है। हाँ, किसी स्त्री को डिलीवरी के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ, उनको कभी कभी लैक्टेशन फेलियर होता है यानी कि दूध कम आता है, पर वैसे किस्से बहुत ही कम होते हैं। इसलिए मन आपका शांत रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको अच्छा दूध आ सके। और इतना ध्यान रखिए कि यह बच्चा हमारा यह भविष्य का अच्छा नागरिक बनेगा, पर वह सशक्त तभी रहेगा जब यह बच्चा छोटा है, तब आप उनको अपना अच्छा वक्त दो, प्यार से देखो, अच्छा दूध पिलाओ, समय से रसीकरण करो। जब भी बच्चे का स्तनपान कराते हो तो पूरा बच्चे पे फोकस करो और जब बच्चे को वीनिंग कराना है यानी ऊपर का खाना शुरू करना है, वह अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए कि धीरे धीरे 6 महीने के बाद ऊपर का खाना कैसे शुरू करना है, तो यह बच्चा आपका तंदुरुस्त रहेगा। और जब बच्चा बचपन में से ही तंदुरुस्त है तो बड़ा होके बीमार होने की उसकी शक्यता बहुत ही कम हो जाएगी। दूसरा, डिलीवरी के बाद
ऐसा नहीं कि डिलीवरी हो गई तो आपको अभी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए नहीं जाना है। स्टिचेस निकल गए उसके बाद भी 1 महीने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है। कब तक जाना है? तो कम से कम हम बोलते हैं डिलीवरी के 2-2.5 महीने तक आपको अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके स्टिचेस बराबर है, उसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है, दूसरा आपकी बच्चेदानी बराबर नॉर्मल साइज पे आ गई है, तीसरा आपको अगर कॉपर्टी रखानी है तो वो भी 2 महीने तक आप रखा सकते हो। और दूसरी महत्व की बात है पैप टेस्ट, जो बहुत कम लोग जानते हैं और समझते हैं। तो हमारे यहाँ हम हर प्रसूता को कहते हैं कि प्रसूति के 2 महीने के बाद आपको पैप टेस्ट कराना है। यह पैप टेस्ट क्या है? तो उसमें स्त्री के शरीर में बच्चेदानी का मुंह का यानी कि सर्वाइकल कैंसर ये कॉमन कैंसर में आता है, तो उस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। वो छोटी उम्र से भी शुरू हो सकता है। तो क्या करेंगे उसमें? तो डॉक्टर आपको रेगुलर अपने एग्जामिनेशन टेबल पे सुलाएंगे और बाद में एक छोटा सा साधन रख के बच्चेदानी का मुंह देखेंगे यानी कि सर्विक्स देखेंगे, और उसके ऊपर छोटा ब्रश आता है स्पेशल, बहुत सी सॉफ्ट होता है, वह घुमाएंगे तो उसकी वजह से वह बच्चेदानी के मुंह का यानी कि सर्विक्स का जो कोष होता है, सेल्स होता है, वह ब्रश पे आ जाता है। उसके बाद वह सेल डॉक्टर चेकअप के लिए भेज देंगे कि उसमें शुरुआत का भी कैंसर का चेंजेस शुरू नहीं हुआ है ना, उसको बोलते हैं पैप टेस्ट। तो हर प्रसूता को प्रसूति के 2 महीने के बाद पैप टेस्ट करवा लेना ज़रूरी है, और यह पैप टेस्ट उसके बाद हर 3 साल पे करना ज़रूरी है। तो यह समझना ज़रूरी है कि आप यह ध्यान रखिए कि पैप टेस्ट ज़्यादातर बहुत लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो यह हमें अगर बच्चेदानी के मुंह का यानी कि सर्वाइकल कैंसर हो तो पूरे टाइम पे बहुत ही जल्दी पता चल जाता है। और कैंसर का ऐसा है कि जितना जल्दी मालूम चले तो वह छोटे ही ऑपरेशन से उसकी पूरी ट्रीटमेंट हो जाती है और वह स्प्रेड नहीं होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि ज़्यादातर बातें आपको इसमें समझ में आ गई है। फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। शुक्रिया।